इस वीडियो में हम महासागरों की भौतिक विशेषताओं को पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन वाटर। इसमें क्या क्या शामिल होती है, फिजिकल में भौतिक विशेषताओं में क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आ जाता हमारा टेम्परेचर। तापमान, ऊष्मा। ऊष्मा को पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा महासागरों का तापमान, फिर महासागरों का घनत्व, डेंसिटी, और फिर आता है रंग। आ जाता है महासागरों का रंग, जल का रंग, और फिर गंध। लेकिन यूजीसी सिलेबस के अनुसार हमारा रहेगा टॉपिक टेम्परेचर, महासागरों का, और डेंसिटी। 2 टॉपिक मिल रहेंगे। वैसे ये 4 आते हैं, जैसे बात करें रंग और गंध को भी पढ़े तो हम ये 4 आ जाती है प्रॉपर्टीज में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महासागरीय जल के तापमान का महत्व क्या है। सागरीय जल के तापमान का महत्व, ये क्वेश्चन बन जाता है, अलग से महत्व के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले हम बात करें क्या क्या महत्व हो सकता है। एक तो क्या होता है, ये ऊष्मा के भंडार हैं। महासागर ऊष्मा के भंडार हैं, और सूर्य तप सागरीय भागों को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, जिससे क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स पौधों का विकास हो जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संचालित होते हैं या प्रक्रिया में सहायक होते हैं। फिर ऊष्मा बजट में महासागरों का क्या है, महत्व है ऊष्मा बजट में। और धाराओं और कोनों को संचालित या चलाने में तट की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे जहाँ पर क्या होता है, महासागरों का जल ठंडा होता है, वहाँ पर तटों की जलवायु अलग, और जहाँ पर गर्म होता है वहाँ पर अलग प्रकार की तटीय जलवायु पाई जाती है। और सागर की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है स्थल से। सागरों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने से ये देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जल देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जिससे क्या है, ये पृथ्वी के स्थल की अपेक्षा बहुत ही जैसे ये नहीं होता एकदम से ऊष्मा को लिया और फिर उसको एकदम से जो है वायुमंडल में फिर से छोड़ दिया, इस प्रकार से नहीं होता। तो इसके अलावा जलीय चक्कर में अहम भूमिका। जलीय चक्कर, जैसे जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है, और वाष्पीकरण अधिक होने से वर्षा इत्यादि से जलीय चक्कर को प्रभावित करता है। फिर ये तो थी महत्व की बात। अभी हम बात करेंगे स्रोत कौन कौन से हैं। जलीय तापमान को कंट्रोल कौन कौन से स्रोत करते हैं, स्रोत बताने हैं हमें। सूर्य मुख्य स्रोत है।
सागरीय सागरीय जल, सागरीय जल, जल महासागरीय उष्मा के स्रोत, महासागरीय उष्मा के स्रोत। इसमें स्रोत में देखते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं। सूर्य तप होता है सबसे पहले हमारा, सूर्य तप होता है। इससे क्या है कि महासागरों का तापमान बढ़ता है। मुख्य क्या है? सूर्य, सूर्य होता है। जहाँ पर क्या होता है तापमान, जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पर महासागरों का तापमान अधिक होता है। और जहाँ पर तिरछी किरणें होती है, सबसे पहले सूर्य को ही देख लेते हैं पृथ्वी के संदर्भ में। ये सन हो गया और ये अर्थ होगी, अर्थ होगी। तो किस प्रकार से होता है? ये इक्वेटर होगी 0 डिग्री, ये होगी कर्क और मकर रेखा, कर्क मकर रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। क्या होता है? सूर्य की किरणें इस वाले रीजन में लंबवत पड़ती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि यहाँ के महासागरों का तापमान भी अधिक होता है। अत्यधिक सूर्य प्राप्त करने ध्रुवों की ओर जाते हुए क्या हो जाता है? ध्रुवों की ओर जाते हुए सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और क्या होता है? तापमान भी महासागरों का कम हो जाता है। जिस प्रकार हम पूरी पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ते हैं वही चीज़ है यहाँ पर भी महासागरों का नाम दिया गया सिर्फ। तो इस प्रकार से होता है। और जब सूर्य से रोशनी आती है, वेवलेंथ आती है, तो उसको बीच में मोटे जो है वायुमंडल को पार करके आना पड़ता है। तो उसमें क्या क्या वायुमंडल किस प्रकार से ये वाली किरणें जो आ रही है इस प्रकार से, ये यहाँ पर लंबवत है, अत्यधिक तापमान हो गया और ये तिरछी किरणें हैं ध्रुवों पर। तो यहाँ पर जो है तिरछी किरणों की वजह से कम तापमान प्राप्त हुआ है। फिर इसी में एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये सूर्य की किरणें जब आ जाती हैं पृथ्वी की ओर तो ये सीधे ऐसे दिखाया गया है। तो इनको एक जो है बीच में क्या होता है, वायुमंडल की परत मोटी परत को पार करके आना होता है। तो उसका अलग से हम अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से होता है। ये मुख्य है, सारी सब इसके बाद आते हैं सूर्य के बाद में। तो इसमें हम बात करेंगे वायुमंडल पर बन जाती है एक सिचुएशन की किस प्रकार से मोटे वायुमंडल को पार करके आते हैं। महासागरीय सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। किसका? वायुमंडल का प्रभाव दिखाना है। वायुमंडल का प्रभाव सूर्य तप जो कि पृथ्वी की ओर आया है, सूर्य तप की मात्रा पर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए
कि इसमें क्या दिखाया गया है, जैसे ये अर्थ है, और ये क्या है, सूर्य है, सन है। इस प्रकार से था कुछ हमारा, ये सीधी और ये तिरछी किरणें। तो इसमें क्या है, बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर, वायुमंडल को पार करके आना है। तो इसमें जो जो सिचुएशन आएंगी कि वायुमंडल क्या करेगा, वायुमंडल क्या करेगा, कुछ को तो ये पृथ्वी की तरफ ऐसे ही सीधे जाने देगा, कुछ का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, कुछ को ये स्कैटरिंग कर देगा, इस प्रकार से कुछ को स्कैटरिंग कर देगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वायुमंडल सूर्य तप की मात्रा को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करें, हमारा आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन या प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, इसमें क्या होता है कि जो भी सूर्य तप पर आया है, सूर्य की किरणें आई है, उसका क्या हो जाएगा, वायुमंडल में कुछ तो क्या होगी, पृथ्वी की तरफ आ जाएगी, किसी वस्तु की तरफ आ जाएगी, और कुछ का क्या हो जाएगा, जैसे मान लो किसी वस्तु, कोई वस्तु अपनी ओर जैसे 100% ऊर्जा आ रही है, 100 में से क्या हो गया, 70% तो उसने ऊर्जा को जो है अब्जॉर्ब कर लिया, और क्या हुआ 30% को उसने फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया, वस्तु ने 30% को फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया वायुमंडल की तरफ, वायुमंडल की तरफ फिर से रिफ्लेक्ट कर दिया उसने। तो जो उसके द्वारा 30% ऊर्जा छोड़ी गई है, वह उसकी क्या कहलाएगी, वह उसका रिफ्लेक्शन या एल्बिंडो कहलाएगा, रिफ्लेक्शन या एल्बिंडो कहलाएगा, यानी कि वापस परावर्तन करना। ये कोई अर्थ पे, कोई अर्थ पे ये अर्थ मान लो, अर्थ ही देख लेते, और ये वायुमंडल 70% तो इसने ले लिया, 70% तो ले लिया, ये वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है, 70% इसने ले लिया, 30% वापस वायुमंडल को कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ये वाला जो है एल्बिंडो कहलाता है। और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्टिविटी नाम दे दिए जाते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, रिफ्लेक्शन को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सतह के गुणों पर निर्भर करता है। रिफ्लेक्शन सतह के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे क्या क्या गुण हो सकते हैं, सबसे पहले विमांचित सतह, फिर है नगन सेल वाली सतह,
नदन शैल वाली सतह। फिर आता है जूता हुआ खेत। फिर है वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण। फिर है बादल आवरण। बादल आवरण। फिर है जल की सतह। जल की सतह। जल की सतह। और फिर आता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का कोण। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का कोण। वही बात आ जाती है, जैसे ये पृथ्वी होगी, ये सन हो गया, अर्थ होगी। ये है जैसे लंबवत कोण है, 90 डिग्री कोण है, तो सूर्य की क्या है, किरणें अत्यधिक प्राप्त होगी और तापमान भी वहाँ पर अत्यधिक होगा। और जैसे जैसे कोण कम होता चला जाता है किरणों का, तो फिर तापमान भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे तापमान के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक रिफ्लेक्शन होगा और ध्रुवों की ओर जाने पर रिफ्लेक्शन। इसमें जब कोण क्या होता है, लंबवत कोण होता है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कम होता है। और जब कोण क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोण के हिसाब से विपरीत होता है। जैसे कोण अधिक तो रिफ्लेक्शन कम, रिफ्लेक्शन अधिक तो कोण कम। ये तो था रिफ्लेक्शन के बारे में। अगला इसमें ही आ जाता है हमारा पृथ्वी का एवरेज एल बिंदु कितना है। पृथ्वी का एवरेज एल बिंदु कितना है, 30%। और ये क्या हो जाता है, इसमें उतराव चढ़ाव होता रहता है। कभी ये 29 से 34% के बीच भी हो जाता है। ये तो थी एल बिंदु के बारे में बात। अभी हम डिस्कस करेंगे, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है डिफ्यूजन का, विसरण। डिफ्यूजन विसरण। इसमें क्या होता है कि कुछ तो वायुमंडल में किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण के जितने भाग का वापस परावर्तन होता है उसे इसमें आ जाता है हमारा डिफ्यूजन में धूलि कणों तथा जल कणों के द्वारा
धूलिकणों धूलिकणों या जल कणों के द्वारा सूर्य विकिरण का बिखराव कहलाता है डिफ्यूजन। बिखराव कैसे? सूर्य की रोशनी आई और पदार्थ में या कण ने क्या किया, इसको बिखरा दिया इस प्रकार से। वायुमंडल में बहुत सारे धूलिकण या गैसीय कण होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को बिखरा देते हैं। तो इसे हम नाम दे देते हैं, डिफ्यूजन का नाम दे देते हैं बिखराव को। इसका कुछ भाग शून्य में चला जाता है वापस, और कुछ भाग निचले वायुमंडल में रह जाता है। इसका कुछ भाग तो वायुमंडल में निचले भाग में रह जाता है और कुछ वापस चला जाता है। इसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है, चंद्रमा का अंधेरे वाला भाग दिखाई देता है। डिफ्यूजन के कारण ही हमें क्या होता है कि अंधेरी रात में क्या है, वस्तुएं या चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। और ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। नॉन सेलेक्टिव होता है ये। इसी कारण से नॉन सेलेक्टिव होता है। इसी कारण से हम रंगों की पहचान नहीं कर पाते और हमें धुंध और कोहरा और बादलों में सूर्य कैसा दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है। और जो डिफ्यूजन का भाग फिर से पृथ्वी की तरफ आ जाता है, उसको नाम दे दिया जाता है, उस भाग को क्या नाम दे दिया जाता है, जो कि पृथ्वी की तरफ वापस आया डिफ्यूजन का, डिफ्यूज डे लाइट। डिफ्यूज डे लाइट का नाम दे दिया जाता है। डिफ्यूजन के बाद हमारा आता है अगला पॉइंट हमारा आता है ऑब्जर्वेशन का आ जाता है, अवशोषण का आ जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है कि जो भी सूर्य की रोशनी आई है या सूर्य तप आया है, वेवलेंथ आई, उसका क्या कर लिया जाता है, किसी भी वस्तु के द्वारा अपने में आत्मसात कर लिया जाता है। उसे नाम दे दिया जाता है अवशोषण का, ऑब्जर्वेशन का नाम दे दिया जाता है। जिससे क्या है कि उस वस्तु की सेंसिबल हीट में बदल देती है, यानी कि ऊर्जा बदल जाती है उसमें। किसी भी वस्तु ने अपने में आत्मसात कर लिया और उसको सेंसिबल हीट में बदल लिया है। यह सिलेक्टिव होता है, यह सिलेक्टिव होता है।
कुछ भाग का तो अवशोषण हो जाता और कुछ का नहीं हो पाता। ये निर्भर करता है किस पर? जलवाष्प, गैस, धुआं, धुंध, धूलिकण इत्यादि पर निर्भर करता है। और हम बात करें जैसे 0.9 से 2.1 माइक्रोन का क्या हो जाता है? माइक्रोन वेवलेंथ का क्या हो जाता है? जलवाष्प क्या करते हैं? जलवाष्प सर्वाधिक ऑब्जर्वेट करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे सूर्य की जो विजुअल बैंड होता है 0.4 से 0.7 तक, उसमें क्या होता है? उसमें जैसे विजुअल हो पाती है चीज़ें, और जैसे अलग अलग बैंगनी किरणों का जो है ओजोन गैस, ऐसे अलग अलग गैसों में भी इनका अलग से फिर से हम बात करेंगे। तो इसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है एटमॉस्फेयर में ही स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होता है? कणकीय पदार्थ हैं जो, या गैस के अणु, उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है? वेवलेंथ का विभिन्न दिशाओं में फैला दिया जाता है। ये कोई कण है, इसके द्वारा क्या हो गया? इस प्रकार से इसको फैला दिया, विभिन्न दिशाओं में फैला दिया। ये है स्कैटरिंग। और ये है, इसको सबसे ज्यादा जो है बहुआयामी अध्ययन किसने किया है? रेले ने किया है इसका। रेले ने इसको अत्यधिक अध्ययन किया है। उनका समय है 1842 से 1919। ऐसे भी याद रख सकते हैं 1919 में किसने काम किया है, इस प्रकार से एक दूसरे के साथ। और ये क्या होता है? सिलेक्टिव होता है। यह सिलेक्टिव होता है। यह तत्व प्रभावित धूलिकण, गैस के कणों, यह तब प्रभावित होता है जब क्या होता है? जब व्यास क्या होता है कण का? विकिरण तरंग से कम होता है। विकिरण तरंग से कम होता है व्यास, तब यह अत्यधिक प्रभावित होता है। थैंक यू।